अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया होने वाली मुलाकातों और एलामियों ने सियासी माहौल में एक दिलचस्प नरमी पैदा कर दी है। सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर की मुलाकात के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर इतफाक ने न सिर्फ सिक्योरिटी के मैदान में ताउन बढ़ाया है बल्कि सियासी मफाहमत के इम्कानात भी पैदा कर दिए हैं। आज फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। सवाल ये उठता है कि क्या ये माजी की कशीदगी में कमी और पीटीआई और रियासती इदारों के दरमियान बर्फ पिघलने का इशारा है। इस जमन में पार्टी की मज़ामती पॉलिसी और मफाहमती लाहे अमल के दरमियान तवाज़ुन भी एक अहम नुक्ता है। इसी तरह महमूद खान नचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात में एक नया पुल बनता दिखाई दे रहा है। क्या पार्लिमानी कमेटियों से दिए गए इस्तीफों पर नजरसानी और पार्लियामेंट में फाल किरदार पार्टी की नई हिकमत अमली की झलक है? तासुर मजबूत होता जा रहा है कि सुहेल आफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद सियासी बयानात में नरमी और पसे पर्दा मुज़ाकरात, बैकडोर डिप्लोमेसी की झलकियां हैं। इमरान खान की सेहत और मुमकिना बनी गाला या हस्पताल शिफ्टिंग के हवाले से पैदा होने वाली क्या सराइयाँ पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली के लिए एक नाजुक मरहला साबित हो सकती हैं। अलबत्ता इस सब में पार्टी के अंदर सख्त मज़ामती और मफाहमती लाइन के दरमियान इख्तलाफात और हालिया मुतनाज़ वाक़यात जैसे जुनैद अकबर और मिशाल यूसुफज़ई के बयानात पार्टी डिसिप्लिन और अंदरूनी हमांगी के मसाइल भी सामने लाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ अब सड़कों से पार्लिमान और मफाहमत की जानिब बढ़ रही है? क्या इमरान खान को हालिया तमाम डेवलपमेंट के हवाले से आगाह है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खट्टक साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। शाहिद खट्टक साहब, कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कोर कमांडर से मुलाकात हुई और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक भी हुआ। बड़ा मजबूत एलामिया भी आया। क्या ये महज सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है या इसके सियासी असरात भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे? पहली बात ये कि मैं आपको ऐसे कोई भी चीज कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि ना मेरी मुलाकात हुई वज़ीर आला साहब के साथ और ना मेरी कोई गुफ्तगू हुई है कि इस हवाले से मैं आपको कोई चीज कंफर्म बता सकूं। वही अलामिया जो मीडिया ने चलाया मैंने वही पढ़ा क्योंकि मैं इजलास में मसरूफ था, वो खैबर पख्तूनख्वा में है, तो इसलिए मेरे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी थी उसके ऊपर हमें एतराज था पहले दिन से, और जो अमन की हमारी ख्वाहिश थी तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की वो यही थी कि आप जब सोलो फैसले लेते हैं उसका नुकसान होता है, जिसका पूरा बोझ सूबाई हुकूमत के ऊपर आया। उन लोगों की वहां पे जो इंतजामात थे या जो भी चीजें थी वो पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत के ऊपर आई। तो हमने हमारा पहले दिन से यही वाज़ेह मौक़िफ़ है, जब बंद कमरों में आप फैसले करेंगे उसका नुकसान होगा, लेकिन जब आप इलेक्टेड हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे, जो चीजें हमारे जहन में है या जो पॉलिसी या जो आइडियाज हैं जब हम शेयर करेंगे तो उसका मुस्बत वो आएगा, मुस्बत तरीके से आपको रिजल्ट आएगा। तो अगर उन्होंने वहां पे बैठ के बातचीत की है तो इसी हवाले से होगी कि कैसे हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर कर सके। बाकी पॉलिटिकल चीजें और इन चीजों का ना मुझे पता है और ना शायद विच इज़ वेरी ग्रेट कि ये बहुत ज़रूरत थी वक्त की कि सब मिल के बैठने की, स्पेशली दहशतगर्दी के मामले पर। ये बड़ी खुशाइन बात है और इलामिया भी काफ़ी मजबूत था। लेकिन हम जब कुछ और फैक्टर्स देखते हैं जैसे बुशरा बीबी की फैमिली की जेल में मुलाकातों का आगाज़ और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर की 3 घंटे तवील मुलाकात, ये कोई मामूली डेवलपमेंट तो नहीं है जिससे हम आसानी से कह सकें कि बस ये हो गया। इसके पीछे डेफिनेटली कुछ मुहरकात होंगे। क्या इमरान खान साहब को इस सब मामले में लूप में लिया गया है? सलमान सफदर साहब जो थे ना वो हमारी तरफ से गए थे ना वो हमारे एज अ वकील बन के गए थे, बल्कि सलमान सफदर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट भेजा वहां पे। डेफिनेटली, लेकिन ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं पीछे, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो गया है ना। देखिए वो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं, बहुत से केसेस में वकील हैं। वो बड़े ग्रेसफुल इंसान हैं, वो बड़े नामवर वकील हैं, उनका पेशावराना जो सलाहियत है पूरे पाकिस्तान उसकी मुतारिफ है। लेकिन जब अदालत ने उनको भेजा एज अ फ्रेंड, तो अभी ये कह देना इसमें कि इसके मुतालिक आप या कोई भी लेकिन कहानी जड़ना शुरू कर दे कि जी इसका कोई लिंक था जो मुलाकात हुई है,
तो मैं ना इसको डिनाई करता हूँ ना मैं इसको कंफर्म करता हूँ, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास कोई भी नहीं है। और रही बात जेल में मुलाकातें, तो जेल में तमाम कैदियों के हकूक होते हैं जो कि इमरान खान साहब की सलब कर दी है इन्होंने। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान साहब इस वक्त बीमार है जेल के अंदर। उनकी फैमिली की एक्सेस नहीं है, उनको उनके वकला की एक्सेस नहीं है, उनको पॉलिटिकल लोगों की, दोस्तों की वहां पे एक्सेस नहीं है। तो अगर इतने सख्त माहौल में आपने इमरान खान साहब को रखा है और एक वकील जो कि अदालत की डायरेक्शन के ऊपर एज अ फ्रेंड जाते हैं और आप उसको कोई बड़ी चीज मानते हैं या उसके नहीं नहीं, पीछे कोई बिल्कुल भी, हम आप। तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मामलात मजीद बेहतर हों, इतनी बेहतर हों कि एक दूसरे के साथ बैठ के टेबल पे बातचीत हो सके। एक और भी मजबूत हमने तासुर ये भी है कि हमने जी। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम पॉलिटिकल जमात है। इमरान खान साहब के ऊपर तमाम केसेस पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर हैं। इमरान खान साहब के ऊपर सारे 2 नंबर एफआईआर्स हैं और हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। इवन हम उन लोगों के साथ भी बैठे जो स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी बनाई, उन जमातों हम्म। के साथ बैठे जिनके साथ इमरान खान साहब कभी हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन मीडिया का सबका ये प्रेशर था कि आप लोग बैठते नहीं है, आप लोग बातचीत नहीं करते। जब हमने बातचीत का आगाज किया, टेबल के ऊपर आए, लेकिन जब वही चीजें इमरान खान साहब से अप्रूवल के लिए जेल जानी थी, वो उन्होंने उसका फिर वहां पे मुलाकात का इंतजाम ना कर सके। तो ये वो हम्म। चीजें हैं जिसमें हुकूमत फिर रुकावट डालती है। फिलहाल इस वक्त इमरान खान साहब की जो सेहत है उसको लेके हम बड़े परेशान हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी परेशान है। इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम के जो 25 करोड़ अवाम के महबूब लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिका प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब शौकत खानम के बानी हैं। इमरान खान साहब नमल यूनिवर्सिटी के बानी हैं। नो डाउट, उन्होंने पूरी बिल्कुल, और वो उनका हक बनता है कि उनकी फैमिली से भी मुलाकात होनी चाहिए और उनके जाती नॉलेज की भी रसाई वहां तक होनी चाहिए। एक बड़ा कंसर्निंग है उनकी सेहत के हवाले से लेकर। अच्छा, महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने के बाद क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नया बुर्ज, हम कह सकते हैं कि एक नया ब्रिज बन रहा है? क्या पीटीआई पार्लिमानी कमेटियों और स्टैंडिंग कमेटियों से दिए गए इस्तीफों पर भी नजरसानी कर सकती है और पार्लियामेंट के बिल्कुल अंदर भी वापस जाकर फाल किरदार अदा करे? बिल्कुल भी हम स्टैंडिंग कमेटीज में नहीं जाएंगे। अच्छा। स्टैंडिंग कमेटी के मुतालिक इमरान खान साहब की बड़ी वाजिया हिदायत है कि हम्म। आप लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बनना। हम सबको डायरेक्शन आई, हम सब ने रिजाइन किए। हम सब ने अपने रिजाइन जो थे वो सबमिट किए हैं एज अ पार्लियामानी लीडर ऑफ पीटीआई। जब तक इमरान खान साहब की कोई नई डायरेक्शन नहीं आती, इसका इख्तियार किसी के पास भी नहीं है कि वो जाके स्टैंडिंग कमेटीज में बैठे, क्योंकि जी। ये हुकूमत जाली है। 2 नंबर तरीके से आई है। फॉर्म 47 की पैदावार है, पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी करके आई है। हम्म। इनके साथ बैठ के इनको लेजिटिमेट करना, इनको तस्लीम करना, ये पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी होगी। ठीक। एक मजबूत तासुर ये भी है कि सुहेल अफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद से सियासी माहौल में कुछ नरमी नजर आ रही है। बयानात भी दोनों तरफ से सख्त नहीं आ रहे और हालात भी मुलाकातों तक आ गए हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। सूबे का दहशतगर्दी के हवाले से रियासती मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना, क्या ये बैकडोर डिप्लोमेसी का नतीजा है? कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं पसे पर्दा? पता नहीं ये मीडिया में ये तासुर क्यों ऐसा बनाने की कोशिश हो रही है। हमारा साबिका एमएनए और फॉर्म 45 का एमएनए फहीम, हम्म। आप आज उसकी आप पिक्चर उठा के देख ले, वीडियोस देख ले, जो बदतरीन तशद्दुद उसके ऊपर हुआ। और हमारे वहां पे सिंध में एमपीएस के तस्वीर आप उठा के देख लें। हमारे ही फॉर्म 45 का एमपी खैबर पख्तूनख्वा का अली, उसकी आप वो देख ले, अली जमान की आप कल की ही वीडियो और पिक्चर देख लें कि उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, उसकी टांगे फ्रैक्चर हैं, उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात है। वो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। और हम्म। कल ही इमरान खान साहब की बहनें जो थी वो जेल के सामने बैठी रही, उनकी मुलाकात नहीं हुई। बुशरा बीबी साहिबा जो है, सिर्फ उनकी एक बेटी और एक भाभी को अलाउ किया गया, जी। क्योंकि बुशरा बीबी आपको पता है कि गैर सियासी खातून है, बापर्दा, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे लिए तो हालात उससे बदतर हो रहे हैं। पता नहीं ये क्या, ये कौन ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं, बड़े ठंडे हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अमन और अमान की सूरत हाल के ऊपर इमरान खान साहब की वाजिया डायरेक्शंस थी कि अगर सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, अमन और अमान की सूरत हाल के ऊपर जो हमारा बयानिया है, इन चीजों के ऊपर आपसे बातचीत होती है, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, आप उनको कन्विंस करें, उस पर आप बात करें। तो अगर सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है और आप इसको कोई ऐसा तासुर दें जैसे हमारे लिए बड़ी ही सहूलियात
जो है वो मिल गई है, ये तासुर गलत है, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। ठीक। इमरान खान साहब तक उनके जाती मालिक डॉक्टर्स तक की रसाई नहीं है, तो ये कैसा पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश या तासुर देने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक। अच्छा, क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर सख्त मज़ाहमती लाइन और मफाहमती लाइन के दरमियान इख्तिलाफ राय मौजूद है? अभी आप लोगों ने आज़ादी या मौत का एक कंटेनर भी तैयार किया हुआ है, क्या वो सिर्फ बयानिए के लिए है या फिर हम आगे देख रहे हैं कहीं दोबारा से आप सड़कों पर आए? अब जब इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को डायरेक्शन दी स्ट्रीट मूवमेंट की, उसी स्ट्रीट मूवमेंट के आपने मुख्तलिफ फेजेस देखे। उसमें सबसे पहले लाहौर से आगाज हुआ। लाहौर में पंजाब की आवाम ने वार्म वेलकम किया हमें। वहां पे बदतरीन पुलिस गर्दी हुई। वहां पे पंजाब हुकूमत ने जितना रोकने की कोशिश की, तशद्दुद करने की, लोगों को पकड़ दकड़ करने की, इसके बावजूद लोग निकले। उसके बाद जब हम कराची गए, कराची में आपने देखा माहौल, वहां पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी है। खैबर पख्तूनख्वा के 3 रीजन हम गए। अगले फेजेस में सेलेक्ट करेंगे पार्टी के कौन से फेज में जाके स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है। कंटेनर पंजाब भी जा सकता है, कंटेनर बलूचिस्तान के भी विजिट करेंगे, कंटेनर पाकिस्तान के कोने कोने जाएगा और कंटेनर किसी भी वक्त इस्लामाबाद भी आ सकता है। तो आपके हवाले से भी तो एक खबर 8 फरवरी के एहतजाज पर यह भी आई थी कि पार्लिमानी कमेटी में आपने एतराज उठाया था कि सड़कें बंद नहीं करें और शटर डाउन ना करें, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये गलत थी। ये जियो न्यूज ने इस बात की इस मेरे मुतालिक ये खबर रिपोर्ट की और मैंने मुख्तलिफ फोरम के ऊपर इसको डिनाई किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने मेरी जो राय थी वो मैंने पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी और मेरी राय थोड़ी सी से ज्यादा शायद थोड़ी सख्त थी, लेकिन जब सब मिलके फैसले करते हैं तो फिर आपको तस्लीम करना होता है। और बाकी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमें इलेक्ट किया, हमें वोट दिया, हमारा मैंडेट बचाया और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इमरान खान का है, वहाँ पे सिक्का इमरान खान का चलता है। और सबसे ज्यादा जो इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर सीरियस है वो है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, जिन्होंने हर घड़ी हर मुश्किल में इमरान खान साहब का साथ दिया। और आपकी पार्टी में कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है? बिल्कुल भी किसी लेवल क्योंकि पे कोई नहीं ना है। कोई मुतनाज़ा सामने आ ही जाता है। अभी रिसेंटली हमने देखा जुनैद अकबर साहब की एक ऑडियो आ गई, मिशाल यूसुफजई का हमने देखा कि उनका भी बयान सलमान अकरम राजा को लेके अलीमा खान साहिबा के हवाले से, तो इस तरह की चीजें ऑब्वियसली आपकी तहरीक को डैमेज करेंगी ना। देखिए, जुनैद अकबर साहब का इशू तकरीर के ऊपर था, वो कोई इख्तिलाफ नहीं था कि वो तकरीर करना चाह रहे थे लेकिन उस दिन उनको मौका नहीं मिला तो गुस्सा कर गए। व्हाट्सएप ग्रुप में उसने मैसेज किया। देखिए, ये इंटरनल चीजें होती हैं और ये चीजें डिस्कस भी होती रहती, कभी मैं सख्त कभी दूसरा सख्त, और आपस में हम भाइयों की तरह डिस्कशन भी करते हैं और हमारा एक घर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, जो इमरान खान साहब की फैमिली के मुतालिक जो भी बोले, ख्वाह वो बहनों के मुतालिक हो, ख्वाह वो बुशरा बीबी साहिबा के मुतालिक हो, किसी की भी मुतालिक हो, और वो इमरान खान साहब की फैमिली के मुतालिक जो भी गलत गुफ्तगू करे, वो ना पार्टी की लाइन है ना इमरान खान साहब की लाइन है। और बिल्कुल मैं आपकी इस बात से जरूर इत्तेफाक करूंगा कि जो कोई भी ऐसी चीज करता है उससे तहरीक को नुकसान भी पहुंचता है और इमरान खान साहब को भी पहुंचता है। अच्छा, इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, क्या पार्टी को उनकी मेडिकल बुनियादों पर शिफ्टिंग की कोई उम्मीद है? क्या बनी गाला या किसी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के इम्कानात हकीकत पर मबनी है या महज एक क्या सराई है? देखिए, उनको हमारे इजाजत के बगैर, फैमिली की इजाजत के बगैर, वकला की इजाजत के बगैर, पॉलिटिकल जमात तहरीक इंसाफ की इजाजत के बगैर इन्होंने पिम्स लेके गए। हालांकि पिम्स कोई भी रेटिना का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि इमरान खान साहब की जो उनका जो इलाज है वो अल-शिफा के डॉक्टर से कराया जाए, अल-शिफा उनको ले जाया जाए और जो उनकी जाती मवालिज है उन तक उनकी रसाई दी जाए ताकि इमरान खान साहब की प्रॉपर वो वहां पे प्रॉपर चेकअप कर सके और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। और बाकी रही बात कि कोई ऐसा प्लान है, हमें बिल्कुल नहीं पता क्योंकि हमारी रसाई नहीं है, हम इमरान खान साहब से मिले नहीं है, इमरान खान साहब का पैगाम नहीं आया, हमारा पैगाम उन तक नहीं पहुंचा, तो कैसे ये ज़ूम कर लेते हैं मीडिया के ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सेहत के हवाले से। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, 12 फरवरी को बांग्लादेश में डाले जाने वाले वोट सिर्फ हुकूमत नहीं चुनेंगे बल्कि जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन का नया खाका भी मुर्तब करेंगे। तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख वोटर
वोटर्स, 17 करोड़ 50 लाख की आबादी और 480 अरब डॉलर के करीब मईशत, 8% महंगाई और 85 लाख बेरोजगार नौजवान, ये वो एदाद-ओ-शुमार हैं जो इस इंतखाब को गैर मामूली बनाते हैं। शेख हसीना की 15 साल हुक्मरानी के खात्मे और अवामी लीग पर पाबंदी के बाद बांग्लादेश वाकई एक नए सियासी दोहराए पर खड़ा है। भारत जो बरसों से ढाका में अवामी लीग की हुकूमत का आदी था, अब एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहा है जहां उसकी सबसे मजबूत इत्तेहादी सियासी मैदान से बाहर है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी तशवीश ये है कि अगर बीएनपी तनहा हुकूमत ना बना सकी और जमात इस्लामी, जिसे भारत गैर एलानिया रेड लाइन करार देता रहा है, फैसला कुन किरदार में आ गई तो खित्ते का स्ट्रेटेजिक तवाजुन बदल सकता है। खासतौर पर शुमाल मशरकी भारत की सलामती, सरहदी मामलात और 13 अरब डॉलर की दो तरफा तजारत नई आजमाइश से गुजर सकती है। दूसरी जानिब ये इलेक्शन दुनिया का पहला जेनजी से मुतासिर इंतखाब करार दिया जा रहा है, जहां कुल वोटर्स का तकरीबन 1/4 नौजवान है। 2024 की तलबा तहरीक के बाद ये नौजवान सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के 200 मुबस्सरीन पर मुश्तमिल अपना सबसे बड़ा मिशन भेजा है। 90 शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वर्स पोलिंग और वोटों की गिनती की निगरानी करेंगे और 14 फरवरी को अबूरी रिपोर्ट जारी होगी, जो इस इंतखाब की आलमी अहमियत को वाज़े करता है। सवाल यह है कि अगर बीएनपी या जमात इस्लामी की क़यादत में हुकूमत बनती है तो क्या बांग्लादेश मुतवाज़िन खारजा पाएगा? क्या पाकिस्तान के साथ बराह रास्त परवाज़ों और तजारत की बहाली मज़ीद मजबूत सफारती और माशी रवाबित में बदल सकती है? और क्या ये तब्दीली भारत के लिए सबसे बड़ा सफारती और सिक्योरिटी धचका साबित होगी? इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ाकार माजिद निज़ामी साहब। माजिद, आप वहाँ बांग्लादेश में मौजूद हैं, ये बताइए कि बांग्लादेश में होने वाले ये इंतखाब इसलिए भी बड़े अहम है कि ये पहली बार है कि भारत इस सारे मामले में कोई फाल किरदार अदा नहीं कर रहा और उनकी प्रॉक्सी अवामी लीग भी इंतखाबात से आउट है। आप इस सारी सूरत हाल को वहाँ ऑन ग्राउंड कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इंतखाबात इसलिए बहुत ज्यादा अहम है कि 15 साल बाद, यानी कि 3 इलेक्शंस में रिगिंग के, धांधली के बहुत ज्यादा इल्जामात लगे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इस चीज को नोट करते रहे और यहाँ की अपोजिशन भी इस चीज के बारे में बिल्कुल बताती रही कि यहाँ पर धांधली ज्यादा इलेक्शन हो रहे हैं। तो 15 साल बाद पहली मर्तबा यहाँ पर फियर फैक्टर मौजूद नहीं है। यहाँ पर ढाका की गलियों में जिन लोगों से भी बात हुई है तो मेजॉरिटी ने इस बात का इजहार जरूर किया है कि वो वोट देने जाएंगे तो उन्हें किसी परेशानी का, दबाव का, खौफ का सामना नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात इस वक्त यहाँ पर डिस्कस हो रही है। दूसरा अहम मामला बिल्कुल अवामी लीग का है, लेकिन चूंकि 15 साल में यहाँ पर ओवरऑल उनका किरदार सियासी महाज पर कोई इतना मुतासिर कुन नहीं रहा, काबिल तारीफ नहीं रहा। ये बात दुरुस्त है कि मईशत में अवामी लीग ने जो है वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन पॉलिटिकली लोग उनसे परेशान, अपोजिशन बाइकआउट करती थी। जमात इस्लामी के लोगों को फांसियां दी गई, ट्रायल्स किए गए, सियासी जमातों के दफ्तर 10 साल बंद रहे। तो उस एक घुटन की फिजा के बाद अब यहाँ पर जो तवक्को की जा रही है वो ये है कि रिजल्ट्स जो भी हो, लेकिन अवाम की जानिब से इस चीज के हवाले से पार्टिसिपेशन और उनकी शमूलियत जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है। एक्टिवली मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी रैलियों का, जलसों का यहाँ पर इनेकाद कर रही हैं। सियासी रवादारी यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। उस तरह से कोई लड़ाई मारकुटाई या प्री पोल रिगिंग के यहाँ पर सबूत या शवाहिद नहीं दिए जा रहे। अपोजिशन अमूमी तौर पर, अपोजिशन तो खैर इस वक्त सभी हैं, जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से अमूमी तौर पे ये कहा जा रहा है कि कोई प्री पोल रिगिंग के शवाहिद या सबूत नहीं है, कोई ऐसी शिकायत भी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सके। छोटी मोटी शिकायत तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को नोट करवाई जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल माहौल ऐसा है कि जिसमें हम ये तवक्को कर सकते हैं कि मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन होंगे। माजिद साहब, बांग्लादेश के तलबा और नौजवानों की एक तारीख रही है, चाहे वो 1947 हो, 1971 हो या अभी हालिया इनकलाब हो। इस इलेक्शन में भी तकरीबन 1/4 वोटर्स जेनजी हैं। क्या ये शनाख्त मजहब और कौम परस्ती की बुनियाद पर वोट देंगे या गवर्नेंस, शफाफियत और माशी मौके उनका असल एजेंडा है? देखिए, यहाँ की यूथ को यहाँ की बैड गवर्नेंस से बहुत ज्यादा इश्यूज थे और यहाँ पर कोटा सिस्टम के खिलाफ जो मुजाहरे हुए और उसके बाद फिर सारी की सारी सूरत हाल तब्दील हो गई, हुकूमत बदल गई, शेख हसीना को इस मुल्क से जाना पड़ा। तो ये वो एक फैक्टर है कि जिसके ऊपर हुकूमत को घर जाना पड़ा था और यूथ ने
एक कामयाबी हासिल की थी। तो इस वजह से ये चीज बिल्कुल डिस्कस हो रही है, और इसीलिए यहाँ पर इंतखाबात के साथ साथ एक रेफरेंडम भी किया जा रहा है कि जिसमें ये बताया जाएगा, पूछा जाएगा बल्कि आवाम से, कि क्या वो अदलिया में, पुलिस में, गवर्नेंस के निज़ाम में, हुकूमत में बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अगर वो चाहते हैं तो ये जो एक जुलाई कंसेंसस रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जी जो नई हुकूमत है वो पहले 180 वर्किंग डेज में रिफॉर्म्स करेगी, और वो मुल्क की जो कानून साजी है, मुल्क का जो इंतजामी ढांचा है उसको तब्दील करेगी। एक सेनेट बनाया जाएगा, मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी सियासी जमातों के सेनेट के अंदर। इसी तरह करप्शन के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, पुलिस के हवाले से बहुत से नुकात उसमें है। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जेन जी को जाता है, कि जिनके प्रोटेस्ट की वजह से, जिनकी कामयाब जद्दोजहद की वजह से जो ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियंस है उनको भी नई बात सोचनी पड़ रही है कि वो किस तरह से गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं चीजों की, ताकि अवामी मुश्किलात में कम से कम कमी आ सके, ज्यादा से ज्यादा कमी आ सके, सॉरी। तो इस वजह से ये बात दुरुस्त है कि जो यूथ है उसका बड़ा अहम किरदार रहा है, और इस वक्त भी जो उनकी एनसीपी पार्टी है उसका जमात इस्लामी के साथ अलायंस है। 30 ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर एनसीपी के लोग खड़े हुए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि उनमें से बहुत से जो है वो कामयाब होकर असेंबली तक भी पहुंचेंगे। अच्छा, माजी में भी खालदा जिया के वजीर आजम होते हुए बीएनपी और जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत चलाते रहे हैं, तब भी वो सेटअप भारत के लिए इंतहाई नापसंदीदा था, और 2001 से 2006 की बीएनपी जमात इस्लामी हुकूमत का मॉडल क्या दोबारा इस बार बन सकता है? देखिए, अभी तक की जो बयानात हैं या जो पॉलिटिकल कैंपेन की जा रही है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जी दोनों जमातें मुल्क की बेहतरी के लिए तो काम करेंगी, लेकिन अगर किसी एक पार्टी को मैंडेट ना मिला या कम मिला तो कोलिशन की बजाय एक पार्टी ऑपोजिशन में बैठना जो है उसको तरजीह देगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह ये कि चूंकि अवामी लीग इस वक्त नहीं है, और जो आपने इंडियन इन्फ्लुएंस की बात की, तो बिल्कुल वो ढाका की गलियों में बिल्कुल डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं है। जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं कि वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ बयानात होते हैं या पाकिस्तान में इस तरह के कुछ मसाइल हैं, बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट तो है, डिस्कस भी हो रहा है, लेकिन उसको इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनाया गया। वेरी इंटरेस्टिंग। भारत के लिए असल खतरा क्या है? सियासी असर रसूख का खात्मा या शुमाल मशरकी भारत की सिक्योरिटी पर मुमकिन दबाव? और अगर जमात इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बनती है तो क्या भारत को अपनी रेड लाइन पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी? देखिए, इस हवाले से राब्ते तो शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यह कि 4000 किलोमीटर की सरहद शेयर करते हैं, दोनों मुल्क पड़ोसी हैं। इसी तरह जमात इस्लामी से भी सफारतकारी की बुनियाद पर बिल्कुल इंडिया के राब्ते पहले तो नहीं थे, लेकिन अब होंगे। तो इसलिए ये कहना कि जी बहुत ज्यादा बांग्लादेश और इंडिया कट जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना होगा, क्योंकि आप अपने पड़ोसियों को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन जो डिपेंडेंस थी इंडिया के ऊपर, या अवामी लीग पे जो इल्जाम लगता था कि वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया है, उसको अवाम पसंद नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि खुद मुख्तार और बराबरी और एहतराम की बुनियाद पे जो बात की जाएगी, वो कोई भी मुल्क हो, हम उसके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि इतलात ये है कि भारत में जो है वो जमात इस्लामी से पसे पर्दा रवाबत बनाना शुरू हो गए हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी। जी बिल्कुल, यहाँ की जो जमात इस्लामी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए कि पाकिस्तान की जमात इस्लामी से ज्यादा वो प्रैक्टिकल हैं, और उन्होंने उनके जो जमात के हेड हैं उन्होंने ही ये बयान दिया था कि एक इंडियन जो डिप्लोमेट है उन्होंने हमसे राब्ता किया और रिक्वेस्ट की थी कि इस राब्ते को खुफिया रखा जाए। तो ये जमात इस्लामी की जानिब से ही बताया गया है। लेकिन जब भी आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर मामलात की नौयत बदल जाती है। ठीक। बांग्लादेश और भारत की 13 अरब डॉलर की जो दो तरफा तजारत है और ट्रांजिट रूट्स हैं, बीएनपी और जमात इस्लामी का झुकाव पाकिस्तान की जानिब है, क्या ये मुमकिन है कि ये तजारती सरमाया पाकिस्तान की जानिब शिफ्ट होना शुरू हो जाए? देखिए, ये मेरा ख्याल है कहना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि बर्फ पिघली है, मामलात खुशगवार अंदाज में चल रहे हैं, लेकिन उसकी एक ठोस बुनियाद बनाना होगी। सियासत और सफारतकारी दोनों के जरिए काम लेते हुए इस चीज को आगे लेके चलना होगा, ताकि मजबूत बुनियादों के ऊपर ये ताल्लुकात की इमारत उस्तवार हो और उसके बेहतर नताइज निकले। लेकिन ये समझना कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके लिए बहुत वक्त और बहुत मेहनत दरकार होगी।
ठीक। और ये भी साथ में बता दीजिए कि अब वहाँ के हालात के पेश नज़र क्या तज्जिया करते हैं आपके बीएनपी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी या मखलूत हुकूमत बनेगी, और इन दोनों सूरतों में बांग्लादेश की सफारती पॉलिसी खित्ते और खुसूसन पाकिस्तान के लिए कैसी रहेगी? देखिए, इस सवाल का जवाब तो कल के दिन बांग्लादेश के अवाम देंगे। लेकिन जो सफारती पॉलिसी का मामला है उसके अंदर ये बात वाज़ेह है कि जमात इस्लामी और बीएनपी दोनों बराबरी और खुद मुख्तारी के एहतराम के साथ किसी भी मुल्क के साथ बात करने को तैयार है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ तो गुज़िश्ता 2 साल में ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब बांग्लादेश में मौजूद थे और वहाँ से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाक भारत मैच हमेशा हाई वोल्टेज होता है, मगर इस बार कहानी मुख्तलिफ है। बाइकॉट के ऐलान, आलमी रद्द-ए-अमल और फिर फैसला वापस लेने के बाद अब सबकी नजरें इस सवाल पर हैं कि क्या कौमी टीम इस दबाव को संभाल पाएगी या ये तनाज़े उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होगा। वहीं ये सवाल भी अब तक जवाब से खाली है कि पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मैच खेलने का ऐलान तो आ गया, मगर ऑफिशियली या पसे पर्दा आईसीसी से क्या क्या शराइत मनवाई गई हैं। अलबत्ता दुनिया भर की नजरें इस मैच पर होंगी। सोशल मीडिया का माहौल गर्म होगा और हर खिलाड़ी जानता होगा कि ये सिर्फ रन्स या विकेटों की जंग नहीं बल्कि तासुर की जंग भी है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां बड़ी टीमें बनती हैं। पाकिस्तान की तारीख गवाह कि जब भी टीम को दबाव में डाला गया उसने गैर मुतवक्का कारकर्दगी दिखाई। 1992 से लेकर हालिया T20 वर्ल्ड कप तक ग्रीन शर्ट्स ने साबित किया है कि वो मुश्किल हालात में ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अलबत्ता ये हकीकत है कि तनाज़े के बाद जब टीम मैदान में उतरती है तो तवक्कुआत कई गुना बढ़ जाती हैं। हर गेंद पर तज्जिया होगा, हर शॉट पर बहस होगी। अगर बैटिंग लाइन इब्तदाई ओवर्स में दबाव का शिकार हुई तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसीलिए हिकमत अमली वाज़े होनी चाहिए। पावर प्ले में मोहताज जहरियत, दरमियानी ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन और आखिरी ओवर्स में बेखौफ फिनिशिंग। ये मैच पाकिस्तान के लिए एक मौका है साबित करने के लिए कि हम मैदान में जवाब देना जानते हैं। अगर टीम ने दबाव को जज्बे में बदल दिया तो 15 फरवरी का दिन तारीख का नया बाब भी लिख सकता है। पाकिस्तान का मैच खेलने का फैसला, पसे पर्दा क्या शराइत मानी गई, पाक भारत टाकरा प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो जो बाइकॉट का फैसला हमने वापस लिया है, क्या आपके जराये के मुताबिक आईसीसी से कौन सी बाज़ाब्ता या गैर एलानिया शराइत मनवाई गई हैं जिस पर पाकिस्तान ने रजामंदी का इजहार किया है? देखिए, आईसीसी ने खुद प्रेस रिलीज इशू किया और उस प्रेस रिलीज में उससे पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने सिर्फ बांग्लादेश का जिक्र किया है कि बांग्लादेश पर सैंक्शंस नहीं लगेंगे, बांग्लादेश पर पेनल्टी नहीं लगेगी, और साथ ही साथ 2031 का जो वर्ल्ड कप, जो मुश्तरका तौर पे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप बांग्लादेश और भारत उसकी की होस्टिंग करेंगे। कहा यह जा रहा है, प्रेस रिलीज में कहा गया है कि उससे पहले जो है वो एक टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश को मिलेगी। तो बांग्लादेश की कंपनसेशन हुई है पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान का उसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया जिसकी बदौलत बांग्लादेश को इतनी सारी चीजें मिली, वरना बांग्लादेश बंदी भी लग सकती थी क्योंकि उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह जो पसे पर्दा हुई हैं, और उन पसे पर्दा होने वाली चीजों की वजह से बांग्लादेश को फायदा हुआ और ये मामला भी अपने बखूबी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखें इतवार वाले दिन पाकिस्तान और भारत जब मद्दे मुकाबिल होते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल सही। और सर, क्या मुस्तकबिल में किसी न्यूट्रल वेन्यू या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कोई यकीन दहानी हासिल की गई है, या उसके अलावा कोई सालाना आमदनी में इजाफा वगैरह जैसे मामलात पर क्या मुस्तकबिल में कोई पेशरफ्त देखने को मिल सकती है? जिस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने डिमांड की है, पाकिस्तान को 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं आईसीसी के जो रेवेन्यू से हर साल। तो बाज़ खबरें ये आ गई कि पाकिस्तान ने, ये खासतौर पे भारतीय मीडिया ये उड़ा रहा था कि पाकिस्तान पैसों के पीछे भाग रहा है, बोल रहा है कि हमारे ग्रांट को बढ़ाया जाए, 35 मिलियन डॉलर से ज्यादा की जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही पाकिस्तान ने उनसे कोई है कि आप हाथ मिलाए या न मिलाए। मुझे तो नहीं लगता कि जो 15 फरवरी का मैच है उसमें भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे। लेकिन जहां तक बात है, आपने न्यूट्रल वेन्यू की बात की, तो जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है
जिसको के एक मर्तबा न्यूजीलैंड की टीम ने जीता, एक मर्तबा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता और एक मर्तबा साउथ अफ्रीका की टीम ने जीता। 3 जो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप हुई हैं, उनमें पाकिस्तान और भारत बिल्कुल मद्दे मुकाबिल नहीं आए, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की ये ऐसी हुकूमत आई है कि जो अपने लोगों को सपोर्ट करती है और जिस तरीके से वो जो है लोगों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, तो लगता नहीं है। इंतहा पसंद हुकूमत है ये नरेंद्र मोदी की, और उस इंतहा पसंद हुकूमत के वजीर दाखिला का बेटा जो है वो आईसीसी का चेयरमैन है, तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की बातें मानी जाएं। लेकिन मुझे लग रहा है अक्टूबर 2024 में जय शाह बने थे आईसीसी के चेयरमैन, जब उनका टेन्योर खत्म होगा तो अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इस मामले पर आईसीसी की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। हर कोई ये कह रहा है कि भारत का रवैया सही नहीं था, इवन वॉशिंगटन पोस्ट ने लिख दिया। उसके अलावा नासिर हुसैन ने इसको तनकीद का हदफ बनाया, माइक एथरटन ने, मार्क बुचर ने, जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तनकीद का हदफ बना रहा था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तोपों का रुख जो था वो जय शाह की तरफ था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत की तरफ था। तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, लेकिन ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई है पाकिस्तान को। ठीक। सर अब तो खैर बहरहाल मैच होने जा रहा है। वैसे तो जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो इट्स ऑलवेज ऑन द नर्व्स, लेकिन इस तमाम तनाज़े के बाद जब कौमी टीम मैदान में उतरेगी तो क्या प्रेशर गैर मामूली होगा? क्या ये दबाव दोनों तरफ कारकर्दगी पर असर डाल सकता है? देखिए, प्रेशर भारतीय टीम पर होगा, पाकिस्तान पर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत के पर लान तान हो रही है, जिस तरीके से भारत के बारे में कहा जा रहा है। अब आज ये इत्तला आई है कि अभिषेक शर्मा जो उनके जबरदस्त ओपनर है, उनको जो है वो स्टमक की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वो नमीबिया के खिलाफ मैच भी नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी नहीं खेलेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो प्रेशर होगा भारतीय क्रिकेट टीम पर, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो 3 दफा हरा चुके हैं। अब एवरी डे इज नॉट संडे, हर दफा एक जैसा नहीं होता। तो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, खासतौर पर अमेरिका के खिलाफ मैच में, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इस मर्तबा पाकिस्तानी टीम भारत का तरने वाला साबित नहीं होगी। जो हमने एशिया कप के फाइनल में भी देखा कि हम जीतते जीतते रह गए, वो हारिस जी। रऊफ का ओवर था जिसकी वजह से रन बन गए। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूँ न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ प्रेशर जो है वो भारतीय टीम पर होगा, लेकिन पाकिस्तान भी इस बात की कोशिश करेगा उस जिंक्स को तोड़ा जाए कि जो मुसलसल शिकस्तें पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट्स में भारत के हाथों हुई हैं और खासतौर पर एशिया कप में मुसलसल 3 मैच हारे, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर 2024 में न्यूयॉर्क में 2022 में हम भारत से हारे, 2024 में न्यूयॉर्क में भारत से हारे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस दफा ये कहा जा रहा है कि जिंक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तोड़ने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताइए भारत के खिलाफ हमारी प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? कौन ओपनर और वन डाउन आना चाहिए? बाबर और सलमान अली आगा में से किसको वन डाउन खेलना चाहिए? खासकर भारत से मैच के तनाजुर में आप इनकी बैटिंग पोजीशन को कैसे देखते हैं? देखें, अभी तो आप बॉलिंग की बात करें कि उस्मान तारिक ने जो कल 3 विकेटें ली यूएसए के खिलाफ, तो भारतीय मीडिया में बहस छिड़ गई है कि उस्मान उनके तारिक जो स्टाइल है पे हैं। वो नहीं, वो रुक कर क्यों जी गेंद जी। करते हैं, पॉज देकर गेंद करते हैं। एक भारतीय क्रिकेटर ने लिखा कि जनाब जब पेनल्टी किक्स लगती हैं फुटबॉल में तो पेनल्टी किक लगाने वाले को रुकने के लिए नहीं कहा जाता, अगर वो रुकता है तो रॉन्ग हो जाता है। तो एतराज कर रहे हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन जो भारत के बड़े जबरदस्त बॉलर रहे, 500 से ज्यादा विकेटें ली, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। और भी लोग हक में है, आकाश चोपड़ा जो भारतीय साबिक टेस्ट ओपनर है, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। एक तो कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट कर दी। आपको पता है भारतीय मीडिया जो है वो बात का बतंगड़ बनाने में बड़ी महारत रखता है, तो एक तो कंट्रोवर्सी इधर उन्होंने क्रिएट कर दी। दूसरे जो पाकिस्तान के अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें, कल पाकिस्तान ने 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाए, प्लस साइम अयूब जो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, और उस सलमान अली आजम को भी काउंट करें तो 6 स्पिनर। भारतीय स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अब डिपेंड करता है कि प्रेमदासा स्टेडियम की विकेट कैसी बनाई जाती है। कल तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शादाब खान है, उस्मान तारिक है, अबरार अहमद है, मोहम्मद नवाज है, लेकिन अब पिच पे डिपेंड करेगा क्या कॉम्बिनेशन होगा। मेरे ख्याल में बैटिंग में ये फिलहाल कोई तब्दीली नहीं करेंगे। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ओपन इनिंग करेंगे और सलमान अली आगा वन डाउन, जिनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है कल 46 रन बनाने के बाद, वो चौथे नंबर पर आएंगे। बिल्कुल सर, नो डाउट कि हमारे स्पिनर्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल पहले 2 मैचेस में हम देख चुके हैं, अभी आपने भी बात की है, फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स थोड़े से फॉर्म में कम लग रहे हैं। आपके ख्याल में कितने फास्ट बॉलर्स को खिलाना चाहिए या हमें स्पिनर्स पे ही रिलाई ज्यादा करना है?
देखिए, पिच को देखकर फैसला करेगी टीम मैनेजमेंट। शाहीन शाह आफरीदी ऑफ कलर नजर क्योंकि आए। कोलंबो की कल भी पिच उनकी है जी, बड़ी कीपिंग इन माइंड दैट नहीं पिच। कोलंबो में 2 ग्राउंड हैं। आप ये देखें, एक सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड अलग है और आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो का अलग है। तो इन दोनों ग्राउंड पर मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने इब्तिदाई दोनों मैचेस यहाँ खेले, पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स और फिर उसके बाद यूएसए के खिलाफ। लेकिन अब पाकिस्तान के मैचेस होंगे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। तो उसकी पिच के बारे में यही कहा जा सकता है कि स्लो है। आमतौर पर रवैया ये है, मैं वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन ये जो इत्तलात आई है वो ये रवैया है उस पिच का कि वहां स्लो पिच होती है। अब पाकिस्तान ने कल सलमान मिर्जा को भी ड्रॉप किया। फहीम अशरफ को आप दोनों मैचेस में एक भी ओवर नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के कप्तान का ज्यादातर कॉन्फिडेंस अपने स्पिनर्स पर है। तो अब देखते हैं कि 2 फास्ट बॉलर अगर खेलते हैं। शाहीन शाह आफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी भारत के खिलाफ उनका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तो वो डेफिनेटली खेलेंगे क्योंकि हारिस रऊफ टीम में नहीं है। उसके अलावा अब देखते हैं कि सलमान मिर्जा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, या एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाता है। ये सारा फैसला टीम मैनेजमेंट जो है वो 15 फरवरी से कब्ल करेगी पिच को देखने के बाद। बिल्कुल। और फास्ट बॉलर्स में शाहीन के अलावा हमारे पास नसीम शाह भी है और सलमान मिर्जा साहब भी हैं। क्या उनको मौका देना चाहिए? क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या इसी ही टीम के साथ जाना चाहिए? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई चेंजेस होंगी? देखिए, नसीम शाह को तो पहला मैच भी नहीं खिलाया, दूसरा मैच भी नहीं खिलाया। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में आउट किए थे, लेकिन उनको दूसरे मैच में नहीं खिलाया। तो अब ये डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी पे। मेरी नहीं राय कि एकदम से ये लाके नसीम शाह को खिला देंगे। अगर इन्होंने फास्ट बॉलर को खिलाना ही हुआ तो सलमान मिर्जा फर्स्ट चॉइस होंगे और शाहीन शाह अफरीदी के साथ। लेकिन अब डिपेंड करता है पिच पर, कि आया पिच पर घास होती है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। पिचेस जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड नहीं बना रहा, आईसीसी बना रही है। तो आईसीसी में कौन है ये सब जानते हैं, तो किस तरह की पिच बनती है ये भी देखना होगा। तो अब डिपेंड करता है पिच पर। पिच को देखते हुए पाकिस्तान आया 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है या फहीम अशरफ जो है वो गेंद बॉलिंग कराते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। बिल्कुल। ये बताइए सर कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओब्वियसली हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ही जीते, और ये इस तनाज़े में भी बता दीजिए कि जीत किसकी हुई है? आईसीसी की हुई है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हुई है, या इंडियन? और साथ में आप प्रेडिक्ट क्या करेंगे? पाकिस्तान और भारत के मैचेस में प्रेशर बहुत होता है, लेकिन इस मर्तबा प्रेशर भारतीय टीम पर होगा। एक तो वो डिफेंडिंग चैंपियन है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीती है, और उस टीम के विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है। तो प्रेशर डेफिनेटली भारतीय टीम पर होगा। पाकिस्तान अपसेट करने की पूरी एबिलिटी रखता है, और जिस तरह से उसने यूएसए के खिलाफ मैच खेला, उस मैच से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। डिपेंड करता है आपके ओपनर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। साहबजादा फरहान जबरदस्त फॉर्म में है, उन्होंने अच्छा दोनों मैचों में अच्छा परफॉर्म किया। अगर इब्तिदा में आपकी विकेटें गिर जाती हैं तो आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। उस्मान खान फेल हो गए, अब सलमान अली डाउन पर आ रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुए। तो डिपेंड करता है। और जहां से आपने पहला सवाल किया, तो अब तो बात खत्म हो गई। अब तो सबकी नजरें पाकिस्तान इंडिया मैच पर मरकूज है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि इसमें ना किसी की जीत हुई ना हार हुई, सिर्फ क्रिकेट की जीत हुई। अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता तो दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट एक अच्छी क्रिकेट देखने से महरूम रहते। लोग इतवार के दिन जो है वो एहतमाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे। लोगों के दिल भी टूट जाते हैं। अब तो लोग टीवी कम देखते हैं, वरना पहले एक जमाने में लोग टीवी उठाकर तोड़ दिया करते थे हारने के बाद। अब जब से मोबाइल आया है, सोशल मीडिया पे लोग मोबाइल पे ही देख लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि कांटे का मुकाबला होगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के ऊपर में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।